So again we are coming to the ray optics and we shall discuss about the numericals. The numerical number 9.34. तो 9.34 एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि स्मॉल टेलीस्कोप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 है ना। एक टेलीस्कोप इन्होंने लगा रखा है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है उसका फोकल लेंथ इन्होंने कहा है कि भाई हम 140 सेंटीमीटर लेंगे। आप जानते हैं टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव काफी बड़ा होता है और उसके बाद इन्होंने आईपीस में रखा है। इस आईपीस, ये आईपीस जो है, ये आईपीस ऑफ फोकल लेंथ यहाँ पे यानी F2 इन्होंने दे रखा है 140 एंड दिस Fe is given 5 सेंटीमीटर। तो अब मैंने क्या रखा है कि अब आप ये बताएं व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, आप जानते ही हो कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज बनेगा, कहां बनेगा, एट इंफिनिटी बनेगा। और ऐसे केसेस में आपका जो फोकल लेंथ होता है, सॉरी जो मैग्निफिकेशन होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, f2 अपॉन fe, यानी कितना हो जाएगा 140 अपॉन 5, यानी 28 गुना बड़ा दिखाई देगा। यानी 1 मीटर का अगर आदमी होगा तो कितना बड़ा दिखाई देगा, 28 मीटर का दिखाई देगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि अब आप ये बताइए कि मामला ये बदल रहा है। अब कह रहे हैं कि अब आप साहब ये बताइए कि द फाइनल इमेज अब जो है ना वो कहां फॉर्म हो रही है। अब ये जो फाइनल इमेज, इससे जो इमेज बनी, इससे जो मान लो हमारा जो इमेज जो बना वो तो जाने दो फाइनल इंफिनिटी से आ रहा है, तो कहां बनेगा, वो बनेगा f पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना होगा यहाँ इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो यह इमेज डिस्टेंस या इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी, फोकस पे। और ये इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। यानी फाइनल इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, वो इस तरीके से जाएगा, है ना, और एक हाईली लार्ज इमेज बनेगा इस तरीके से, आप समझ रहे हो। लेकिन ये फाइनल इमेज जो बनेगा वो कहां बनना चाहिए, वो बनना चाहिए डी पे। ऐसे समझो आप, डी पे बनना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि जो फाइनल इमेज है वो कहां बनेगा, डी पे बनेगा, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। तो इस केस में अब आप बताइए कि जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा, इस केस में जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा। तो आईपीस का टोटल मैग्निफिकेशन तो आप जानते ही हो, या तो आप डेमो में निकल लो, ऐसे ही फार्मूला आपको पता ही है, f अपॉन fe 1 प्लस fe बाय d, ये फार्मूला आपको पता है। तो इसकी वैल्यू आपके पास पहले ऑलरेडी कितनी आ चुकी है, 28 आ चुकी है, एंड 1 fe की वैल्यू दी हुई है 5 एंड दिस इज व्हाट 25, ये हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो देखेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी आती है। चलिए निकालते हैं, ठीक है। दिस इज 5 एंड इट विल बी इक्वल टू 28 into 1.2, कितना हो जाएगा, तो 33.6 जो है टोटल मैग्निफिकेशन आपको मिलेगा। फाइनल मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आगे चलते हैं और 9.35 की बात करते हैं, जो एक अच्छा क्वेश्चन साबित होगा हमारे लिए, हमारे समझ के लिए कि हम कहां तक समझ सके हैं रे ऑप्टिक्स। 9.35 में सवाल ये है कि फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब इन 9.34, जो टेलीस्कोप हमने डिस्क्राइब किया था ना 9.34 में, यानी जिसमें f4 आपका कितना था, जिसमें f4 आपका था 140 सेंटीमीटर और fe आपका था 5 सेंटीमीटर, उसके लिए ये कह रहा है कि फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। What is the separation between object lens and eyepieces? तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में सेपरेशन या लेंथ जो होता है उसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, f2 प्लस fe होता है टेलीस्कोप के लिए, यानी ये हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया, 140 प्लस 5, यानी टोटल लेंथ कितनी हो गई,
यानी ये जो आपने ऑब्जेक्टिव लगाया था से लेके आई 20 तक, ये लंबाई कितनी हो जाएगी L, कितनी हो जाएगी 155 सेंटीमीटर। अच्छा जी, आगे एक सवाल कर रहे हैं, इफ द टेलीस्कोप इज used to view a 100 मीटर tall tower। अब कह रहा है ये ऑब्जेक्टिव के सामने, ये मान लो तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल एक्स, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पोल है कोई फिगर है जी, इसकी हाइट दी हुई है कितनी, इट्स हाइट इज गिवन 100 मीटर, इट्स हाइट इज गिवन 100 मीटर, ये दिया हुआ है। और जाहिर सी बात ये इसकी हाइट हो गई, और कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव से कितनी दूरी पे है, 3 किलोमीटर, यानी 3000 मीटर इसका ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हो गया। तो फॉर ऑब्जेक्टिव हम लिखेंगे, फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस जो होगा u होगा ना, सामने रखा हुआ है तो -3000 मीटर हो जाएगा। इसका फोकल लेंथ की बात करें तो वो भी दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, कन्वेक्स पॉजिटिव होगा, है जी, ये हो गया। अच्छा, जब ये हो गया तो हमको ये पता चलना चाहिए कि अब सवाल ये उठता है कि इसका इमेज डिस्टेंस कहां होगा, यानी इमेज डिस्टेंस कहां होगा, इमेज कहां होगा, तो हम उसको भी निकाल लेते हैं। उसको निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है, और वो आसान तरीका क्या है, इसकी चर्चा हम करते हैं। देखो ये डिस्टेंस जो है ना, एक्चुअली क्या है, बहुत दूर है, इट्स अ वेरी डिस्टेंट प्लेस, यानी कुल मिलाकर हम कहेंगे तो जो इमेज बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये यहाँ से गया और ये इमेज मान लो यहाँ पे कहीं बन रहा है इस तरीके से, तो ये जो एंगल है अल्फा, वही एंगल ये भी होगा। ये जो इमेज बनेगा इसका, ये जो इसका इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। सबसे पहली चीज, दिस ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, 3000 मीटर की दूरी पे है, तो सारी लाइन में यहाँ एक्चुअली जो आएंगे वो पैरेलल आएंगे ना, इसलिए जो इमेज आएगा, इसलिए जो इमेज जो आएगा वो क्या आएगा, उससे फोकल लेंथ से बनेगा। तो कहां बनेगा, फोकल लेंथ पे बनेगा। और ये जो एंगल अल्फा है दैट कैन बी इजीली ऑब्टेन, अल्फा जो होगा वो आप जानते हो क्या होगा, r अपॉन s, तो अल्फा इज इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा 100 अपॉन 3000, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/30, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, है जी। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत दूर है, मतलब इनफाइनाइट जो लाइट डिजाइन है वो पैरेलल आएगी, तो जो इमेज आईपीस के लिए होगा, जो इमेज जो आईपीस के लिए होगा, उसकी बात अगर हम करें तो देखो क्या होता है। चलो, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ की बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं। तो ये तुम जान रहे हो कि ये सारी लाइटें जो आएंगी वो क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी ना 3000 मीटर दूरी से, तो जो इमेज बनाएंगी वो कहाँ बनाएंगी, यहाँ बनाएंगी, यानी ये जो डिस्टेंस है, देखो ये भी तो अल्फा ही है ना, ये डिस्टेंस होगा बेटा, वो भी क्या होगा, वो फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट भी होगा। तो इस ट्रायंगल में जब हम अल्फा लिखेंगे, नाउ हियर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इसकी इमेज यही ना, इसकी इमेज है, इसकी इमेज ये h डैश 100 मीटर की इमेज ये दर्शा रहा होगा h डैश, तो यहां अल्फा अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा h डैश अपॉन f, ठीक। तो ये हो गया आपका सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, h डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h डैश अपॉन f इज इक्वल टू 130 था ना, इसमें आप मेजरमेंट यानी यहां पर कितना था, यहां f था इनटू f हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी है 130 इनटू f ऑलरेडी 140 हमने रखा हुआ है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट कहां था 3000
IPC, तो ये हो जाएगा कितना 1 D की वैल्यू 25 और ये आपके FC साहब कितने हैं 5, कितना हो जाएगा 6। तो IPC का जो मैग्नीफिकेशन होगा, IPC जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करेगा वो कितना प्रोड्यूस करेगा 6 गुना करेगा, है जी 6 गुना करेगा। यानी ये ऑब्जेक्ट जो हमको दिख रहा है कितना h डैश, तो इसका मतलब ये हुआ, अब ऐसे समझो कि इसका जो मैग्नीफिकेशन होगा IPC का वो कैसे करेगा h डबल डैश अपॉन h इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन जो किसके बराबर है 6 के बराबर, h डबल डैश को फाइनली दिखाई देगा कितनी दूरी पे 25 सेंटीमीटर। तो ये 6 तो ऑलरेडी है इनटू 14/3, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बड़ा दिखाई देगा फाइनली 28 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। ठीक है, तो 100 मीटर का, अब सोच लो 100 मीटर का जो पेड़ था या जो कुछ भी था वो हमें कितना बड़ा दिख रहा है 28 सेंटीमीटर इस टेलीस्कोप की हेल्प से। ठीक है, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, मजा आया इसे करने में। आगे चलते हैं और 9.36 करते हैं, 9.36 है ना, कैसे करेंगे टेलीस्कोप के ऊपर है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और याद रखिएगा बहुत दिनों से कैसे टेलीस्कोप पे न्यूमेरिकल नहीं आया है, तो इस बार आने की संभावना है। इसमें कैसे टेलीस्कोप क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप को ही कहते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन कैसे इसका होता है, इमेज कैसे फॉर्म होती है, एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 9.36 कह रहा है कि एक ऐसी टेलीस्कोप है जो यूज कर रहा है 2 मिरर्स एज शोन इन 9.33। तो 9.33 में जो मिरर्स थे ना उसमें दिया हुआ था फोकल लेंथ का पाई पीस, फोकल लेंथ का पाई पीस दिया हुआ था, फोकल लेंथ का पाई पीस दिया हुआ था 1.25 है। अब फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव हमेशा बड़ा होता है, वो दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बच्चों कैसी रेडियन टेलीस्कोप समझिए कैसे बनता है। आप जानते हैं कि कैसी रेडियन टेलीस्कोप जब बनाते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे हम लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव को उसका ये खूब बड़ा पैराबोला होगा, ठीक है पैराबोला, और कौन सा मिरर होगा जानते हैं कनकेव मिरर होगा, है जी। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आएगी ये क्या होगी, सिकुड़ने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, यही इसकी प्रॉपर्टी होती है आप जानते हैं, ऐसे सिकुड़ने की कोशिश करेंगे और इमेज को कहीं बनाएंगे। तो इसी के रास्ते में हम क्या करते हैं कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। ये क्या करेगा इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी, एक स्मॉल फोकल लेंथ के लेंस से जो जिसको आई लेंस कहते हैं इस तक पहुंचे। ये कैसे करेंगे, टाइप ऑफ टेलीस्कोप है, ये लाइट रेज जो भी है ये पैरेलल लाइट रेज जो है क्या होती है आती है टकराती है और वापस कहां चली जाती है, ये पैरेलल लाइट रेज आती है टकराती है और वापस रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है, कुल मिला के ये कहानी है ना। तो इसमें दो तरह के लेंसेज का यूज हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, सॉरी ऑब्जेक्टिव मिरर है। ऑब्जेक्टिव मिरर कैसा होता है कनकेव होता है, ये क्या है कॉनकेव है ना, इसके सेंटर में छेद होता है और जहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इमेज फॉर्म करती उसके रास्ते में हमने क्या कर दिया है कन्वेक्स लेंस रख दिया है, वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है और इस तरह से डाइवर्ज करता है कि ये जो कनकेव के बीच में छेद है उस रास्ते को लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां पहुंचती है, एक स्मॉल फोकल लेंथ के लेंस में कन्वेक्स लेंस में जो फाइनल इमेज फॉर्म करता है। तो ये चीज क्वेश्चन है 9.36। एक ऐसी ग्रेड टेलीस्कोप है यूजेस 2 मिरर्स, वो बता दिया वो किस फोकल लेंथ के है ना, built by the mirrors है ना 20 मीटर अपार्ट, मतलब इसके और इसके बीच
लार्जर मिरर का मतलब कनकेव वाले का है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर जो दिया हुआ है या लार्जर आरएल का वो 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर ये कह रहा है if the radius of smaller one is smaller one का दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है r ऑब्जेक्टिव और ये दिया हुआ है re, ये दिया हुआ है पहला वाला 220 दिया हुआ है, दूसरा वाला दिया हुआ है 140। तो फोकल लेंथ आप जानते ही हैं आधा हो जाता है r0/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 110 मिलीमीटर में दिया है, मिलीमीटर में दिया और सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। इसी तरह FO की बात करें, अच्छा सॉरी ये FO ही जो है, FO की बात हो गई, तो FE की बात हो जाएगी, ये RE/2 हो जाएगा, यानी 140 का 2 70 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब ये भी लिया है कि इन दोनों मिरर से बीच की दूरी भी हम लोगों को दी गई है। आगे सवाल अब ये उठता है कि आप भली भांति जानते हो कि इसके लिए फॉर कनकेव मिरर के लिए आपकी इमेज डिस्टेंस क्या होगी, इंफिनिटी होगी, -इंफिनिटी, पैरेलल लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस जा रहा है ना। और कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ जानते हैं, हमेशा हम क्या रखते हैं, कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों रखना पड़ेगा ये आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आप जानते हैं कनकेव मिरर के केस में, कनकेव मिरर सर्किल इधर पूरा होगा, लाइट इधर जा रही है, फोकस किधर लेंगे, इधर लेंगे ना, तो यहाँ फोकल लेंथ जो होगा ऑब्जेक्टिव का कितना होगा, -110, कितना हो जाएगा। अब इमेज इसकी वजह से मान लो इमेज कहाँ बनता उसको निकाल लें, 1/FO = 1/VO + 1/UO, यही फार्मूला होता है हमारे पास, तो इसको वैल्यू रखते हैं। आप देखिए 1/FO - 1/, कितना था 11 सेंटीमीटर का हमको मामला निकालना, तो ये हो गया। 1/VO की बात कर लेते हैं, अभी साइन की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा, भले माइनस होगा तो माइनस इंफिनिटी कितना होगा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज डिस्टेंस है VO वो कितना आएगा -11, यानी अगर ये मिरर ना होता, यदि ये मिरर ना होता आपका इमेज जो बनता, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मान लो, इमेज आपका जो बनता वो कहाँ बनता, वो बनता इससे कितनी दूरी पे, ऐसे समझो, इससे कितनी दूरी पे बनता, 11 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता। अगर ये वाला मिरर नहीं था कन्वेक्स वाला, है ना, तो कन्वेक्स वाला मिरर नहीं होता तो इमेज हमारा कहाँ बनता, 11 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता, लेकिन है। तो अब सवाल उठता है आगे का, तो कन्वेक्स मिरर के केस के लिए देखो, यहां से लेके यहां तक कितना है 11 और ये इधर कितना है 2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, यही इतना होगा ना, ये इतना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसका UE होगा, तो UE जब निकालोगे तो UE कितना होगा, यहां से लेके यहां तक कितना है 11 और यहां से यहां तक कितना है 2, तो ये कितना बचा 11 - 2, यानी 9 सेंटीमीटर, और वो भी आप जानते हो कि नेगेटिव साइन होगा क्योंकि ये क्या है मिरर के सामने है। तो यहां तक का मामला हमने सुलझा दिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे का मामला देखते हैं। हाँ, we know that focal length is already given, focal length of eyes is already given and it is
हाँ ठीक ठाक है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। तो 1/f की बात करें तो आप देखें यहाँ भी इस केस में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है लाइट इधर जा रही है, इधर जा रही है, लाइट जा रही है इधर और आपका फोकल लेंथ है इधर। तो 1/f जो है यहाँ पे आप रखोगे कितना -70 रख लिया। v की चार्ज है, देखते हैं ue ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितना है। अच्छा ये सब हमको तो 7 सेंटीमीटर बनेगा। ue ये देखिए -9 ये हो जाएगा -9, ठीक है। अब v निकाल लेते हैं, आगे चलते हैं। 1/v इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे 1/9 and this is 1/7, so this will become -2 upon 63, then final image v is equal to जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 के आसपास आ जाएगा सेंटीमीटर। तो जो फाइनल इमेज आपका बना आई से वो कहाँ बनेगा 31.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो फाइनल इमेज जो है वो कहाँ बनेगा 39.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा फ्रॉम कौन से मिरर से, आई मिरर। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9.36 इस तरीके से हमने सॉल्व किया। आगे की तरफ बढ़ते हैं 9.37। चलिए 9.37 पे आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ की क्या समस्या है। 9.37 में ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। 9.37 और किसी साल लोगों का तरफ टूटा हुआ था तो बोर्ड में भी आया हुआ था। लाइट इंसिडेंट नॉर्मली प्लेन है, लाइट जो है भैया वो कहाँ इंसिडेंट हो रहा है, प्लेन मिरर अटैच टू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आप देखेंगे तो उसमें मिरर होता है, उसी जो मिरर जो टांगा होता है ना उसी से आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं, रीडिंग देखते हैं। कॉइल retraces backward as in the figure 9.36, as in the figure 9.36। तो फिगर देख लीजिए पहले, फिगर ये है, लाइट ऐसे गई है जी, और ये आपका नॉर्मल है और ये मिरर है आपका, ये देखिए ये है आपका मिरर। ये आपका मिरर है जो कोई एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा, ये भी थीटा होता है जी। तो लाइट आपकी ऐसे गई, तो लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर आपका अटैच टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल retraces backward as shown in 9, जो फिगर है उसमें दिख रहा है। A current in the coil produces reflection, जब इसमें करंट हम जैसे ही डालेंगे आप अपने करंट का कॉइल डिफ्लेक्ट करेगा, कितना डिफ्लेक्ट करेगा थीटा, ये हो गया थीटा है जी। तो थीटा, अब मिरर जो है वो लाइट को ऐसे रिट्रेस करेगी, ऐसे आया ऐसे या उस तरीके से। ये डिस्टेंस दिया हुआ है d, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन 1.5, ठीक है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ द लाइट ऑन द स्क्रीन प्लेस 1.5 मीटर अवे। देखो अगर ये मिरर डिफ्लेक्ट नहीं होता तो जो लाइट की स्पॉट होती वो कहां मिलती, यहां मिलती। लेकिन अब मामला ये है ना कि जैसे ही हमने इसमें करंट डाला, और करंट डालते ही जब टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से ये मिरर डिफ्लेक्ट हो गया। कितना डिफ्लेक्ट हुआ,
परपेंडिकुलर अपॉन दिस। तो d की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और दिस इज गिवन tan 2 थीटा। थीटा दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू कितनी है 3.5 यार, थीटा इज ऑलरेडी गिवन 3.5, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 7 रहेगा। तो tan 7 इज इक्वल टू d बाय 3.5। तो मेरे पास टेबल नहीं है, आप टेबल यूज कर लीजिएगा, tan 7 की वैल्यू दे दीजिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है tan 7। तो d यानी जो स्पॉट की शिफ्टिंग होगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। tan 7 की वैल्यू लगभग 0.12 के आसपास अगर आप रखें, हालांकि 0.12 नहीं होता है, 0.1 से थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये लगभग कितना रहेगा, तो लगभग इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा 0.180 मीटर के आसपास आ जाएगा। तो एग्जैक्ट नहीं है, चलिए हम काम चला रहे हैं इससे। चलिए अब आगे चलते हैं। यही खूबसूरती है साहब कि आप देखिएगा यहाँ डिफ्लेक्शन अगर थीटा होगा तो पूरा डिफ्लेक्शन यहाँ लाइट का होगा और 2 थीटा होगा, ये नहीं आपको समझ में आया तो घूमते रह जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं, हालांकि इस पर प्रैक्टिकल भी आपको मिलेगा बाद में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालने के लिए, तो वहां जब प्रैक्टिकल आपको समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन हलवा लगेगा आपको। अभी हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। यहां दिया गया है कि एक फिगर दिया गया है, ये आपका मिरर है, ये क्या है आपका मिरर है जी। इस मिरर का हमने क्या किया है, पानी गिरा दिया है। पानी गिराने के बाद इसके ऊपर हमने रखा है एक कन्वेक्स लेंस रख दिया, देख लीजिए, और ये पूरा हिस्सा किससे भरा हुआ है, पानी से। ये पानी है, ठीक है, बराबर भी बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा क्या है, पानी से भरा हुआ है। यानी अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये तो कन्वेक्स लेंस है, ठीक, लेकिन इस मिरर और इस लेंस की वजह से ये वाला हिस्सा आपको कौन सा लेंस दिख रहा है, ध्यान से देखिए, प्लानो कन्वेक्स। कौन सा, प्लानो कन्वेक्स। तो यहाँ दो लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है और एक क्या है, प्लानो कन्वेक्स लेंस है, ठीक। अब ये कह रहा है कि सोज इक्वी कन्वेक्स लेंस, जो कि ये है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कन्वेक्स लेंस दी हुई है 1.50, यानी ग्लास का बना हुआ है, इन कांटेक्ट विद लिक्विड, इस लिक्विड के लेयर के साथ रखा हुआ है। अब जो कहां रखा हुआ है, एक मिरर के टॉप पे रखा हुआ दिख रहा है। स्मॉल नीडल विद इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, हां जी, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रा कर दिया भैया। अ स्मॉल नीडल विद इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक स्मॉल नीडल है, इसकी टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज मूविंग अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलावा इसको ऊपर नीचे घुमाया जा रहा है ना, until its inverted image is found at the position of needle, तब तक घुमाया जाता है जब तक कि इसका एक इन्वर्टेड इमेज जो है वो एक्सिस पे प्राप्त ना हो जाए। यानी यहां आप देखें, छोटा बना देते हैं, तो ये लाइट ऐसे गई है, जैसे बात है यहाँ नीचे तो थोड़ा सा इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी और फिर इसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट की है और रिफ्लेक्ट होने के बाद इसमें पहुंच गई है यहाँ क्यू डाइस, है जी। अच्छा जी, इसके बाद क्या है मामला,
ये सारे यहाँ पे पूछे हैं, ये आपका Q and this point is P and here this is another point P dash, ठीक है, और ये आपका Q dash है। तो एक लाइन पे यहां से ऐसे गई है, ये थोड़ा मुड़ती है और सीधे पहुंच जाती है यहाँ, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे दी गई। अब पूछा ये आ रहा है कि स्मॉल नीडल विद इट्स टिप, एक स्मॉल नीडल है, a small needle with its tip on the principal axis, इसकी टिप जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है। अब प्रिंसिपल एक्सिस आपका यही है, इसका टिप जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे है। अब सवाल ये कह रहे हैं कि इसको इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि इसका इमेज यानी PQ का इमेज टिप PQ के साथ ही कोइंसाइड ना करे, तब तक इसको ऊपर नीचे सरकाया जाता है। तो देखिए इस पोजीशन पे मामला सेट हो गया, यानी इसका इमेज, इसका टिप उसके इमेज के टिप के साथ मिल गया। The distance of the needle from the lens is measured to be 45। जब ऐसा होता है, तो ये डिस्टेंस जो नापी गई है वो कितनी है 45। जब ऐसा हुआ तो डिस्टेंस कितनी नापी है 45। The liquid is removed। अब अगले वाले केस में क्या किया गया ना, लिक्विड रिमूव कर दिया गया। तो जब पहले वाला केस पहले हम देख लेते हैं, जब भी हमारे पास जब ऐसा होगा तो ये मतलब ये 45 जहां हमको इमेज मिल रहा है, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज मिल रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है जो ये कंबाइंड फोकल लेंथ है इसका इस वाटर लेंस का, वाटर प्लेनो कन्वेक्स लेंस का और कन्वेक्स लेंस का, उसके फोकस पे उसका फोकस कितना होगा 45। तो F क्या है, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ किसका कन्वेक्स लेंस एंड प्लेनो कन्वेव लेंस। देखो ये क्या है, ये प्लेन दिख रहा है कि कन्वेव है और इसकी वजह से ये प्लेन, तो ये दो लेंस हैं यहाँ पे, प्लेनो कन्वेव लेंस फॉर्म्ड बाय, किससे फॉर्म होगा, फॉर्म्ड बाय वाटर। तो हो गया हमारा यहाँ से। अब यानी 1/f जो है आपका इज इक्वल टू कितना होगा, 1/f जो कि आपका कन्वेक्स लेंस का है प्लस 1/f डैश, 1/f डैश। तो यहाँ f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स, और f डैश क्या है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये दो चीजें हमको मिल गई। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस हमारे पास मौजूद है। क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब लिक्विड को जब हम हटा दे रहे हैं, व्हेन लिक्विड इज रिमूव, जब आप लिक्विड रिमूव कर दे रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी हो रही है 30, यानी इमेज कहां पर फोकल लेंथ पे 30 सेंटीमीटर। तो f डैश निकाल लेते हैं, f डैश हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई कितना है 45 माइनस 1 बाई 30 इज इक्वल टू 1 बाई f डैश। सॉल्व कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज 1 बाई f डैश
45 हो जाएगा, 45 क्या 90 रखेंगे तो 2 minus 3 upon 90. तो this implies कि f dash प्लानो कंकेव का फोकल लेंथ कितना आएगा 90 minus 90 सेंटीमीटर। तो ये हमारे समझ में आ गई कि पानी वाला जो फोकल लेंथ था इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/90। अब अगले चरण में हम चलते हैं और देखते हैं अगले चरण में हम चलेंगे और देखेंगे मामला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हमको निकालना है। यहां तक तो हम पहुंच गए, यहां तक हम पहुंच गए हैं। तो देखो इसका ये जो प्लेनो कंकेव लेंस है ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये लिक्विड से मिलकर बना हुआ है जिसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मालूम है, वो वही होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कन्वेक्स लेंस का होगा। यानी स्टेप 2 की बात अगर हम करें तो लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना हो, हम मान लेते हैं म्यू है। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो किस लेंस से बना है, वो बनाया है 1/f। हमारे लिए फार्मूला याद है ना 1/f इज इक्वल टू, और ये f किसके लिए है डैश 1/f डैश इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला म्यू l माइनस 1 और यहां पे 1/r1 माइनस 1/r2 ये फार्मूला होता है। अब देखो बच्चा f डैश हमारे पास है, हमारे पास म्यू l नहीं है, हमारे पास r2 है। r2 क्या है, ये प्लेन है ना बच्चा, ये क्या है प्लेन। इसके लिए r2 की वैल्यू प्लेन सरफेसेस के लिए क्या होती है इंफिनिटी फॉर प्लेन। तो ये भी है, लेकिन r1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि r1 एक्चुअली r1 किसका सरफेस है, r1 जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका है कन्वेक्स वाले का, तो उसका हम निकाल लेंगे, हमारा मामला सेट हो जाएगा। बहरहाल हम ये बना लिख सकते हैं कि 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू l माइनस 1 अपॉन 1/r1 इतना, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0, r2 इंफिनिटी है, r2 इंफिनिटी है। यहां आप लिख सकते हो कि r2 इज व्हाट इंफिनिटी। तो ये तो इतना हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन स्टेप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब डायग्राम निकालते हैं, डायग्राम का एकदम प्रबंध नहीं है और हम आते हैं अपने स्टेप 3 पे। फॉर स्टेप 3 हमको ये मालूम है कि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है म्यू माइनस 1। इसके लिए फॉर्मूला के फॉर कन्वेक्स लेंस की बात मैं कर रहा हूं, फॉर कन्वेक्स लेंस जो डबल कन्वेक्स लेंस था इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 सॉरी 1 माइनस 1/r2। तो कन्वेक्स जो यहां लगाएंगे इसमें ये वाला क्या होगा, इधर जाएगा लाइट आपकी इधर जाएगी इधर, ये वाला नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा। तो 1/f कन्वेक्स का कितना था 30 था, म्यू आपको पता ही है 1.5 माइनस 1 और ये दोनों r बराबर होंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/r है नी 2/r, यानी 2/r का मतलब क्या 2/r1 लिख लीजिए यहां पे क्योंकि दोनों बराबर हैं। यहां लिख सकते हैं आप r1 इज इक्वल टू r2 है ना, बराबर है। तो ये लिख लिया हमने। तो अब ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0.5 में 2 से गुणा करेंगे, r1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 30, r1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। पुट थर्ड इन सेकंड। नाउ पुट थर्ड इन सेकंड। थर्ड को आप सेकंड में डाल दीजिए। तो जब थर्ड को आप सेकंड में डालेंगे तो अब
4/3। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कितना आ गया 4/3। तो स्टेप वाइज आप आगे की तरफ बढ़े और अपने आंसर को प्राप्त कर लिया। ये अंतिम क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार था, प्रैक्टिकल बेस्ड था, तो मजा आया होगा आपको। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में वेब ऑप्टिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।